हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज की कहानी कम और फॉरेस्ट से जुड़ी हुई जानकारी ज़्यादा है। मुझे लगता है कि शायद ये कथानक भी आपको पसंद आएगा। इसी उम्मीद के साथ कहानी प्रस्तुत करती हूँ। शीर्षक है स्वर्ग से सुंदर। परेश, कुछ पल पहले ही हमने अपना जीवन एक दूसरे के लिए जीने का संकल्प लिया है, एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर। तुमने कहा था, कृतिका, अगर मैं रास्ता भटक जाऊं तो यही उंगली पकड़कर मुझे साथ होने का एहसास दिला देना। जानते हो मैं क्यों मुस्कुराई थी? इसलिए कि मैं जानती हूँ कि मुसाफिर के लिए भटकना स्वाभाविक है, लेकिन उस भटकन को महसूस करके सही दिशा में बढ़ना अत्यंत सुखद व महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसा ही मैंने अनुभव किया था। कार्यक्रम के पश्चात घर आकर सबसे पहले मैं तुम्हें पत्र लिखने बैठी हूँ। जानते हो पत्र क्यों? मैं फ़ोन भी कर सकती थी, इसलिए कि पत्र लिखते समय, वो पढ़ते समय इंसान एक अलग दुनिया में विचरण करने लगता है। और जब इस पत्र का जवाब आएगा तब मैं एक अलग दुनिया में, जैसे कि स्वप्न लोक में विचरण करूंगी। सिर्फ अभी नहीं, जब जब मैं इन पत्रों को पढ़ूंगी, कल्पना लोक की शहजादी परी बन जाया करूंगी। परेश, हमारी ये शादी प्रेम विवाह नहीं होगी, क्योंकि ये हमारे माँ बाप द्वारा तय किया हुआ रिश्ता है। फिर भी हम इसे प्रेम विवाह से भी अधिक प्रगाढ़ बनाने की कोशिश करेंगे। परेश, मैंने इन कुछ मुलाकातों में देखा है कि तुम मुझे पढ़ने की कोशिश करते रहते हो। शायद मैं भी, इसीलिए मैंने अपनी तरफ से ये प्रयास किया है कि अपने आप को परत दर परत खोलकर तुम्हारे सामने रखती जाऊं। तुमसे भी यही उम्मीद करती हूँ। हम अपने आप को एक दूसरे के अनुकूल ढालने की कोशिश करेंगे। ये हमारी प्री प्रिपरेशन होगी। परेश, तुम एक शासकीय अधिकारी हो, तुम सीमित छुट्टियां ही ले पाओगे। कर्तव्य निष्ठा को मैं भी सर्वोच्च स्थान देती हूँ, पर प्लीज़ थोड़ा सा वक्त मेरे लिए भी निकाल लिया करना। मुझे प्रकृति से बहुत प्यार है। मैं सपना देखती हूँ कि जंगल के एक सिरे पर बहती हुई नदी के बीच पड़े हुए गोल गोल पत्थरों पर बैठकर मैं पानी में पैर से छप छप करती रहूं और तुम मेरा हाथ थाम कर बगल में बैठे रहना। मुझ में आत्मविश्वास तो तुमसे ही आएगा ना। पानी के बीच में पत्थरों से बनते हुए ये छोटे छोटे चक्रवात मुझे अपनी ओर खींचते हैं। परेश, मेरी फास्ट फ्रेंड है अनीता, जिससे मैंने तुम्हें मिलवाया था। वो कहती है कि बातें करते करते मैं अक्सर किन्हीं चक्रवातों में फंस जाया करती हूँ। मेरा मन कहता है कि मैं नदी के किनारे बैठकर घंटों बल खा खा कर चलते हुए इस जल को निहारा करूं। असीम शांति मिलती है मुझे, और शायद एनर्जी भी। परेश, तुम हंसोगे कि अगर ऐसी एनर्जी से काम चलाना पड़ेगा तो हमारे घर का किचन कौन संभालेगा? मैं दावा तो नहीं करती, पर खाने लायक खाना तो बना ही लेती हूँ। फिर भी मैं तुम्हें आश्वस्त करती हूँ कि तुम्हारी पसंद की हर डिश को मैं अपनी प्राथमिकता बनाऊंगी। कभी गड़बड़ हो जाए तो माफ़ी एडवांस में।
परेश, हम लॉन में बैठकर आकाश को निहारा करते हैं, कभी कभी किसी खास पक्षी को भी। पर क्या तुमने नदी के ऊपर झुंड बनाकर उड़ते हुए पक्षी देखे हैं, जिनकी परछाइयाँ जल में प्रतिबिंब बनाती हैं? मन कहता है, काश मैं भी इनमें से एक होती। हम हवाई यात्रा तो करते हैं, पर मशीन में और प्रकृति में बहुत बड़ा अंतर है। परेश, मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। जानते हो क्यों? मुझे लगता है सुबह सुबह चिड़िया जो कलरव करती हैं वो मुझसे गुफ्तगू करती हैं। कहती हैं, तुमने चाय पी ली? मैंने तो बगीचे के बर्तन में रखा हुआ पानी पी लिया। परेश, मुझे पिंजरे में पक्षी पालना पसंद नहीं। खुले आकाश में उड़ते हुए पक्षी मुझे सुकून देते हैं। परेश, एक दर्शन से जुड़ी हुई बात कहूँ, ये पक्षी हमें ये भी सिखाते हैं कि किसी से कोई अपेक्षा मत रखो, चाहे वो अपना बच्चा ही क्यों ना हो। अब देखो ना, चिड़िया अपने बच्चे को चोंच से दाना खिलाती है। वो जानती है कि बच्चा बड़ा होकर बुढ़ापे में उसे दाना नहीं खिलाएगा, फिर भी वो अपना फर्ज पूरी तन्मयता से निभाती है। देखिए ना, गीता का सार दिया है ना इसमें। देखिए ना, गीता का सार दिया है ना इनकी फिलॉसफी में। पिछली मुलाकात में तुमने कहा था कि मैं बच्चों जैसी हल्की फुल्की बातें करती हूँ, बच्चों जैसी हरकतें करती हूँ और बच्चों जैसी दिखती भी हूँ। बिल्कुल सच कहा था तुमने। मैं ऐसी ही हूँ, ऐसे ही रहना भी चाहती हूँ। अब देखो ना, जिंदगी कितनी गंभीर समस्याओं से भरी है। खाने की, रहने की, जीविका उपार्जन की, स्वास्थ्य की, आर्थिक समस्या तो बहुत अहमियत रखती है जिंदगी में। फिर भी हम हल्की फुल्की बातों से माहौल को खुशगवार बनाए रख सकते हैं। परेश, जब मैं छोटी बच्ची हुआ करती थी और चलते चलते गिर जाती थी तो मेरे बाबा कहते थे, क्रतु देखो चींटी मर गई। मैं रोना भूलकर देखने लगती थी कि मरी हुई चींटी कहाँ पड़ी है। चोट में दर्द होता था, पर दर्द से ध्यान हट जाता था। अभी भी हम माहौल को हल्का फुल्का करके जिंदगी की गंभीर समस्याओं से अपना ध्यान भटकाते हैं। ज़्यादा सोच कर भी क्या होगा, सिर्फ तनाव मिलेगा। हम कोशिश करेंगे कि हमारी ज़िंदगी हमेशा मुस्कुराती रहे, भले ही मरी चींटी ढूंढकर। हमारे घर के बुजुर्ग हमें रास्ता दिखाएंगे। परेश, पिछले दिनों हम कॉलेज ट्रिप पर ढेकाला गए थे। मेरी जिंदगी का स्वर्णिम काल। मीलों पहले से साल के पेड़ रोड के दोनों किनारों से झुककर गेट जैसा बना रहे थे, जैसे कि हमारे स्वागत के लिए द्वार बना रहे हों। ऐसे में इस पार से उस पार जाते हुए विभिन्न प्रजातियों के पक्षी बार बार ध्यान आकर्षित करते थे। जंगल कई मोहल्लों में बटा सा था। कहीं पेड़ों की शाखों पर बंदर लचक रहे थे, तो कहीं वृक्षों ने सभी चंचल नयनों से हमें ताक रहे थे। फॉरेस्ट विभाग के नियमानुसार हम जंगल में बीच में गाड़ी से उतर नहीं सकते थे, वरना मन कर रहा था कि वृक्षों को गोद में लेकर उन्हें थपक कर आश्वस्त कर दें कि हम उन्हें प्यार करते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कहीं छोटे से तालाब में चिड़िया मछली ढूंढकर अपने लंच की तैयारी कर रही थी, तो कहीं हाथियों का झुंड तालाब के किनारे विचरण कर रहा था। मैं सब कुछ बताकर सस्पेंस खत्म नहीं करूंगी।
हम वहाँ चलेंगे, चलेंगे ना? तभी तो जंगल के महाराज से मुलाकात होगी। कर दी ना मैंने बच्चों वाली बात। परेश, पापा बता रहे थे कि आपके दादाजी रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर हैं। वो हमारे साथ रहेंगे ना? मैं उनसे मिलिट्री से जुड़ी हुई कहानियाँ रोज सुना करूँगी। परेश, बुजुर्ग लोग अनुभव के अनूठे दस्तावेज होते हैं। मेरी दादी मुझे बचपन में रोज एक कहानी सुनाती थी, जिसमें तुम्हारे जैसे राजकुमार का और मेरी जैसी राजकुमारी का जिक्र जरूर होता था। परिवार में बुजुर्गों का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। उन्हीं के दिए हुए संस्कार भविष्य में पल्लवित होते हैं। परेश, इंसान तो इंसान होता है, मगर संस्कार तो जानवरों में भी पाए जाते हैं। निकाला में गाइड ने बताया था कि 2 शेरनी बहनों में एक का बच्चा दूसरी शेरनी बहन पाल रही थी। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। कभी कभी शेरनी के मर जाने पर शेर खुद अपने बच्चों को दूसरी शेरनी के पास पालने के लिए छोड़ आता है। तो देखिए ना, इंसानियत तो जानवरों के पास भी है ना। परेश, रात को आंगन में लेटकर चांद तारों को निहारना कितना सुखद होता है। इतना बड़ा कैनवास आकाश भर कर अपने सपनों का, अपने बच्चों के कैरियर का चित्र हम उकेरा करेंगे, लेकिन यथार्थ के धरातल पर बैठकर, ताकि वो सटीक हो और हमारी पहुंच में हो। सिर्फ कल्पना तो बस सपनों तक रह जाती है। आकलन क्षमता को आधार बनाकर करना चाहिए। क्या मैं सही हूं? आप क्या सोचते हैं? परेश, इस मुद्दे पर अभी आपसे बात नहीं हो पाई थी कि आपने घने जंगल में कभी कोई सुबह गुजारी है? मैंने गुजारी है। जबरदस्त खुशबू, भीनी भीनी, तमाम तरह के पेड़ों व फूलों की मिली जुली हवा, हवा की ठंडक, कुल मिलाकर दिन में नींद अपने आगोश में लेने लगती है। मैं सोचती हूँ कि कोई भी लक्ष्य अप्राप्य नहीं होता। अब देखिए ना, पहाड़ हमें ऊंचाई चढ़ने का आमंत्रण देता है। हम बीच में थक कर थोड़ा सा आराम करने लगते हैं, तो ऊंचाई हमें फिर से पुकारने लगती है कि तुम चोटी तक आ जाओगे। जैसे इतना चढ़कर आए हो, टॉप पर जगह हमेशा खाली रहती है। हमें अपने बच्चों को भी ये समझाना होगा। परेश, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, मैं भी नहीं हूँ, पर एक कोशिश ज़रूर करती रहूँगी कि आपके घर में माँ से, पापा से, वो दोनों बड़ी दीदियों से कुछ न कुछ सीखती रहूँ। यहाँ अकेली बहन होने के कारण जीवन में बहुत अकेलापन था। कुछ बहनापा जुड़ ही नहीं पाया। भाई छोटा है, इसलिए भाभी अभी आई नहीं है। अब मुझे उम्मीद है कि मैं अपने जीवन को अच्छे से सजा संवार पाऊंगी। माँ पापा ने संस्कारों से संवारने की कोशिश तो की है, पर पानी में उतारने के बाद ही पता चलेगा कि नाव में छेद तो नहीं है। वैसे मैं पहाड़ की चोटी पर चढ़ती हुई बकरी को अपनी प्रेरणा मानती हूँ कि अगर वो अपने लक्ष्य में सफल हो जाती है तो मैं क्यों नहीं हो सकती? ज़रूर हो जाऊंगी। परेश, इतना गहन विचार विमर्श हो गया है, आप ज़रूर उब गए होंगे। चलिए हल्की फुल्की बातें करते हैं। आपने कभी 8-10 महिलाओं को एक जगह पर बैठे हुए कुछ समय तक चुप रहते देखा है? नहीं देखा होगा। मैं बताती हूँ। जब जंगल के राजा की लोकेशन पर लोग उन्हें देखने के लिए इकट्ठे होते हैं, तो महिलाएं व बच्चे तक चुपचाप रहते हैं और इशारों में एक दूसरे से बात करते हैं। कारण है जंगल के नियम, ताकि टाइगर डिस्टर्ब न हो
और लोगों को दिख सके। लंबी प्रतीक्षा के बाद पास के किसी झुरमुट से महाराज या राजकुमार या राजकुमारी निकलते हैं और चुपचाप पानी के पास या अपनी किसी पसंदीदा जगह पर बैठ जाते हैं। उस समय पूरा माहौल टाइगरमय हो जाता है। उनके सभी दीवाने या तो कैमरे के पीछे से उन्हें निहारते हैं और उन्हें कैद करना चाहते हैं, या जी भर कर उन्हें आंखों में समा लेना चाहते हैं। जानते हैं परेश, खिनानौली गेस्ट हाउस की तारों की बाउंड्री के पास हाथी चढ़ते रहते हैं और टाइगर वहीं से निकलता है। आप रूम की खिड़की से उन्हें देख सकते हैं। है ना कितना बड़ा करिश्मा। सुबह आप दरवाज़ा खोलेंगे तो हिरण के बच्चे आपको टकटकी लगाकर देखते मिलेंगे। है ना अद्भुत नज़ारा। चिड़िया की ची ची भी अलग अलग संकेत देती है। टाइगर के उठकर चल देने का संकेत या उसके आराम करने का संकेत। बंदरों की उछल कूद से भी टाइगर से जुड़ी जानकारी मिलती है। परेश, मैं जानती हूँ कि अब आप हमें जंगली लड़की कहकर पुकारा करेंगे। परेश, मैं जानती हूँ कि अब आप हमें जंगली लड़की कहकर पुकारा करेंगे। अगर आप पुकारेंगे तो हमें बहुत प्यारा संबोधन लगेगा। पत्र लंबा हो गया है, फिर भी एक बात सौंदर्य से जुड़ी हुई और करती हूँ। जंगल का एक हिस्सा डिकाला का ग्रीन ग्रास कारपेट है। धरती का स्वर्ग कह लीजिए उसे। काला सागर डैम का एक्स्ट्रा पानी वहाँ पर बड़े तालाब का रूप ले लेता है और वहाँ हिरण की विशेष प्रजाति हॉक मिलता है, जो नरम नरम जमीन में बोई गई घास ही खाता है। कल्पना करिए परेश, ढेर सारा पानी, किनारे पर हाथियों के झुंड, दौड़ते हुए हिरण, नीला आसमान छत बना हुआ और नरम नरम दूब की हरी भरी धरती। धरती में ही स्वर्ग बना हुआ है। परेश, ऐसी धरती पर मैं अगर कल्पना में भी दौड़ पाई तो परी लगूंगी ना। प्लीज़ हाँ कह दीजिए ना। बाय, नमस्कार।